हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 25वां मॉडल पेपर देखेंगे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो जीएस से आपके परीक्षा में 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसका 25वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे मॉडल पेपर को तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये अरावली है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको ये वलित पर्वत श्रृंखला, इसको भी याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में जो है अहमदाबाद गुजरात से लेकर के जो है राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का अवतारण है? तो ये हुमायूं का मकबरा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। हाजी बेगम द्वारा जो है निर्मित कराया गया हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का जो है अनुपम उदाहरण है। और दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण जो है उद्यान के बीच बने हुए चबूतरे पर चारबाग पद्धति से किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है दोहरे गुम्बद बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्यों में से एक है। और प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 35% भूभाग पर जो है वन यहाँ पे विस्तृत है। और मध्य प्रदेश का कुल वनाच्छद पूछेगा अगर, तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,31,830 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो ये बिहार में है। ठीक है, भारत में बिहार राज्य कुल साक्षरता अगर देखा जाए तो कुल साक्षरता 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, जिसमें पुरुष 71.2% है और महिला का देखा जाए तो महिला जो है 51.5% की साक्षरता जो है सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। पाँचवा नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, भारत सरकार के वरीयता अनुक्रम अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन आता है? तो राष्ट्रपति आता है। दूसरे स्थान पे कौन आता है? तो उपराष्ट्रपति आता है। तीसरे स्थान पे कौन आता है? तो प्रधानमंत्री आता है। चौथे स्थान पे कौन आता है? तो चौथे स्थान पे राज्यों के राज्यपाल आता है। ठीक है, और पाँचवें स्थान पे कौन आता है? तो पाँचवें स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? छठे स्थान पे आता है आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर पूछा है तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के बाद आ जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 8वें नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार जो है विश्व की जनसंख्या कितनी है लगभग? तो 6.5 बिलियन। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार जो है विश्व की जनसंख्या 6.5 बिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 90.98 करोड़। ठीक है, और महाराष्ट्र की है 11.23 करोड़। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बिहार, चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर है किसका? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात पूछा है तो ये ऑप्शन से सही हो जाएगा महाराष्ट्र का। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि उन सब्जियों को जो है हरे ताजे रूप में पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 50% इसकी ही जो है प्रदूषकता की सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में। ठीक है, श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, श्वसन क्रिया में कुल मात्रा में जो है जलवाष्प की उपापचयी वर्ज्य के रूप में बाहर निकलता है, पर नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% हमेशा इसमें बनी रहती है, तो इसलिए जो है इसको परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। ठीक है, अपना गांव अपना काम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, ये राजस्थान में जो है विकास की प्रक्रिया एवं स्थानीय आयोजन में लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने तथा गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराकर जो है गरीबी दूर करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किस राज्य से है ये भी पूछता है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, बारह नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये खेल के लिए। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना जो है 1982 में हुआ था, और यह पुरस्कार खेलकूद के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष सोवियत संघ जो है रूस बना? तो ये बना था आपका 1991 में। ठीक है, 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की संसद सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में जो है सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा भी कर दी, और जो सोवियत संघ 1991 में जाकर के रूस बन गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न है, क्रिकेट का आगामी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर 2024 का देखा जाए, कब 2018 में हुआ था, 2022 का देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं ये? तो ये पंजाब से हैं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जो है आधुनिक भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म जो है 1887 में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था, और इनकी रचनाएं पुस्तक जो है फारसी भाषा में लिखी गई हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो ये मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें जो है अशोक नाम जो है उसमें उल्लिखित है। अशोक का नाम मास्की के लघु शिलालेख के अतिरिक्त जो है गुर्जर, निट्टूर, उद्गोलम में भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो मास्की का लघु शिलालेख दिया है। तो ये जो है सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ये भी आप लोग जान लीजिए। और सबसे कहाँ पे मिला था? तो मास्की के लघु शिलालेख में। ठीक है, और अगर गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम भी अगर उसमें रहता है ऑप्शन में, तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत
का राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अधिकतम सीमा म्यांमार को जो है स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे तो मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार को स्पर्श करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, तो सबसे कम जो है मिजोरम। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें जो है विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन हुआ था। तो कब आयोजन हुआ था इसका? तो 1893 में इसका आयोजन हुआ था, सितंबर 1893 में। ठीक है, शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में, और पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति के महत्व का विश्लेषण वहीं पर इन्होंने दिया था। तो डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति पद के निर्वहन करेगा वह कौन करेगा? तो वो करेगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उस पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, और ये कहा गया है अनुच्छेद 70 में। ठीक है, अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो जाएं अथवा दोनों का पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल आपका 70 बताता है। 21 नंबर प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वास्तविक सूर्य होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य के दिखाई पड़ने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्योदय के समय जो है सूर्य क्षितिज से नीचे रहने पर भी, अर्थात सूर्योदय होने के पूर्व ही दिखाई पड़ने लगता है। इसी प्रकार जो है सूर्यास्त हो जाने पर भी सूर्य दिखाई पड़ता है। इन दोनों प्राकृतिक घटनाओं का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये अलगोजा। ठीक है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है अलगोजा है। यह फूंक से बजने वाला यंत्र है। और जो एकतारा है एक ऐसा वाद्य है जो एक छोटे गोले तुम्बे में जो है बांस फंसाकर थोड़ा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं। और ठीक है, और ताशा जो होता है, ताशा एक चपटे तथा पतले नक्काड़े की शक्ल का वाद्य है। ठीक है, और ये नौबत जो है, नौबत ये बड़े नगाड़े की शक्ल का होता है। ठीक है, ताशा जो होते नहीं है मुस्लिम सब बड़ा जब ताजिया निकालते हैं तो यहाँ पे कमर में बांध के उसको पीटते हैं तो वो ताशा कहलाता है। और नौबत जो होता है वो नगाड़ा जो रख के दोनों हाथ से पीटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मुंह से बजाय अलगोजा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत निर्माण योजना संबंधित है। तो ये ग्रामीण ढांचागत विकास से। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु जो है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है इसको 2005 में शुरुआत किए थे। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण आधारित संरचना के 6 प्रमुख क्षेत्रों जैसे सिंचाई हो गया, जलापूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन तथा विद्युतीकरण ये सभी निर्धारित हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार नियम का उद्देश्य है। अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ठीक है, सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है सभी सार्वजनिक अधिकारियों के से जो है नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। और निर्धारित समय के अंदर जो है सूचना न देने पर संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों को आर्थिक दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी?
तो ये था 43 का ए, ठीक है, 43 का ए, अनुच्छेद 43 का ए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा हुआ था, तो इसमें अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया था, ठीक है। और इस अनुच्छेद के द्वारा जो है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, ठीक है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 43 ए को जोड़ा गया था 1976 में, और इसमें जो है श्रमिकों के प्रबंधन संबंधी जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। 27 नंबर प्रश्न है, किस देश से जो है डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो ये मॉरिशस से, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्यों अलग है? क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर जो है कानूनी व्यवस्था है, इसलिए जो है ये सबसे अलग है। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी दूर करने हेतु जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू की थी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले जो है रोजगार की गारंटी दी गई है। और यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से जो है बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह मात्र योजना नहीं है बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो कितना होता है? तो 2000 अंश सेल्सियस से जो है 2500 अंश सेल्सियस, ठीक है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस धातु का गलनांक जो है अत्यधिक 3500 अंश सेल्सियस होता है। और विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर जो है बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 2000 अंश सेल्सियस से जो है 2500 अंश सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टंगस्टन धातु को जो है वाष्पित होने से बचाने के लिए जो है बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो ये भी पूछा जाता है बल्ब में कौन सी गैस रहता है? तो अक्रिय गैसें उसमें भरी जाती हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये लूनी नदी में ऐसा होता है, ठीक है। लूनी नदी जो है राजस्थान में अरावली की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है, और इस नदी के ऊपरी प्रवाह में जो है मीठा जल तथा निचले प्रवाह में जो है खारा जल प्रवाहित होता है। यह नदी कच्छ के रण में जो है जाकर के विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? 27, 3, 216, अगला संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम 27 का घनमूल निकाल लें, ठीक है, 27 का घनमूल निकालने क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, यानी इसका घनमूल निकालने पे ये हमको प्राप्त हो जा रहा है। इसी तरह हमें 216 का अगर हम घनमूल निकाल लें, अंडर रूट 216 का घनमूल निकालें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 6 छक्का 36, छक्का 216। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मैंगो को ये MANGO को OCPIQ लिखा गया है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए M से O + 2 है, A से C + 2 है, N से P + 2 है, G से I + 2 है, फिर O से Q + 2 है। इसी तरह से A + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर P से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। फिर P से करेंगे 2 + R आ जाएगा। फिर L से 2 करेंगे 2 + L M N आ जाएगा, ठीक है। फिर Q से करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। तो CRRNG, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? CRRNG, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तैंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके जो है खाली स्थान यहाँ पे भरना है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जा रहा है? 49, और 49 में हम प्लस इसको जोड़ दे तो कितना आ जा रहा है? 51 आ जा रहा है। इसी तरह 6 छवा के 36, 36 4 इसको जो ऐड कर देंगे 40 आ जा रहा है। 5 5 25, यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 25 3 28, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सही हो जाएगा, ठीक है।
34 नंबर है, कथन निष्कर्ष दिया है सभी लड़के ईमानदार हैं। यहाँ पे ईमानदार ये बना लीजिए, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरिंदर ईमानदार है। ठीक है, तो सुरिंदर हो गया ईमानदार है, और ये लड़के हो गया, यानी सभी लड़के ईमानदार हैं। ठीक है, और सुरेंद्र ईमानदार है, या सुरेंद्र को भी ईमानदार रखा गया है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सुरेंद्र एक लड़का है। ठीक है, सुरेंद्र एक लड़का है, तो ये तो हो सकता है सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ठीक है, सुरेंद्र एक लड़का है, सभी ईमानदार लड़के हैं, ये तो दोनों इसी में कह दिया है। ठीक है, तो न तो एक न ही दो यहाँ पे निर्गत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं। माता पिता, 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां तथा 1 को 1 पुत्र। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? माता 1 हो गई, यहाँ पे देखिए माता 1 हो गई, 3 विवाहित पुत्र यानी 3 विवाहित पुत्रों की 3 पत्नियां हो जाएंगी। ठीक है, 1 अविवाहित पुत्री, 1 अविवाहित पुत्री प्लस 1 हो गया। ठीक है, अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां। ठीक है, विवाहित पुत्रियों में से 2 को 2 पुत्रियां, यानी 4 विवाहित पुत्रों की पुत्रियां हो जाएंगी, प्लस 4 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9, तो कुल कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ पे 9 महिलाएं आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ से अब गणित शुरुआत होती है। ठीक है, तो गणित में पूछा है 5 सतत विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत जो है 41 है, तो ए और ई का गुणनफल क्या होगा? तो मान लीजिए 5 सतत विषम संख्याएं जो हैं वो यक्स हैं, एक यक्स है, एक यक्स धन 2 है, एक यक्स धन 3 है, एक यक्स धन 4 है। ठीक है, यक्स धन 2 है, रुकिए अब से देखिए यहाँ पे फिर से। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए यक्स है, यक्स धन 2 है, तीसरा संख्या यक्स धन 4 है, यक्स धन 6 है। ठीक है, और यक्स धन 8 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये सतत विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अब इसका क्या निकाल लिए हम, पहले इसका औसत निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो इतना बटा जो है हम 5 कर देंगे जब, तो इसका मान कितना, ये किसके बराबर है? तो ये 41 के बराबर है। ठीक है, यही कहा है। तो अब देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 1 यक्स 2 3 4 5 यक्स हो गया, तो 5 यक्स धन 2 4 6 6 6 12 8 20। ठीक है, 12 8 20 बराबर कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे 41 पचे 205, 205 कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5 एक्स बराबर जो है 205, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20 बराबर 185। ये हो गया यक्स बराबर, अब यक्स बराबर 185/5 बराबर करना आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। ठीक है, अतः आप देखिए 37 आ गया हमारा यक्स का मान। अब हम क्या कर सकते हैं, 37 39 41 43 और 45। हम यक्स माने थे ना, यक्स और यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 6, तो 37 हमारा आया ही था। तो 37 2 39 2 41 2 43 2 45 हो गया। तो ए बराबर कितना हमारा 37 है, और ई बराबर, तो इसको ए बी सी डी ई, तो ई का मान कितना है 45 है, तो 37 गुणे 45 बराबर कितना आ जाएगा 1665। ठीक है, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1665 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब छात्र जो है बालकों की संख्या होगी। तो माना कुल छात्रों की संख्या यक्स है मान लेते हैं। ठीक है, अब कितना परसेंट छात्र बालक हैं, तो यहाँ पे 60 छात्र बालक हैं, तो बालिकाएं कितना हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। तो 40/100 गुणे यक्स बराबर कितना है 812 छात्राएँ हैं, 812, चूँकि 60% यहाँ पे क्या है छात्र हैं। ठीक है, तो यक्स का मान हम निकालेंगे, तो 812 गुणे 5/2
2 आ जाएगा, बराबर 2030 आ जाएगा। ठीक है, और बालकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 60% दिया है, तो 60% बटे 100 गुणे 20-30। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1218। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, छात्र बालकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1218। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, 8400 का 32% प्लस 760 का जो है 15% का मान क्या है। तो क्या करना है, इसको 32% बटे 100 गुणे 8400 धन 15/100 गुणे 760। इसी को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 गुणे 84 धन 15 गुणे 7.6। इसको काटेंगे जब, ठीक है, तो इसको काटेंगे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2802। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2802 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या का जो है 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो माना वह संख्या x है, तो 2 गुना से 15 कम 2x माइनस 15 किसके 25 के बराबर है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, 10 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर जो है प्रत्येक जो है 1 रुपये की मासिक किस्तों में वापस करने के लिए जो है उधार दी जाती है। लगाई गई ब्याज की दर कितनी है। तो पहले महीने 10 रुपये पर ब्याज लगेगा। ठीक है, पहले महीने जो है 10 रुपये पर ब्याज लगेगा। दूसरे महीने पर में क्या हो जाएगा, 9 रुपये पर ब्याज हो जाएगा। 1 रुपये जो है किया है ना, 1 रुपये कम होगा। ठीक है, तीसरे महीने क्या हो जाएगा, 8 रुपये ब्याज हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 10 गुणे 1 गुणे R बटे 100 गुणे 12। ठीक है, धन 9 गुणे 1 गुणे R बटे 100 गुणे 12। ठीक है, इसी तरह से ये होता चला जाएगा। ठीक है, कुल 1 रुपये ब्याज पर। तो यहाँ पे देख लीजिए R बटे क्या हो जाएगा, R बटे 100 गुणे 12। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 9 8 7 बढ़ते हुए चला जाएगा, तो यहाँ पे बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 55 आ रहा है, 55 गुणे R बराबर कितना हो जाएगा, 55 गुणे R बराबर 100 गुणे 12, 100 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो R का मान हम क्या हो जाएगा, R का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 100 गुणे 12 कर देंगे बटे 55, यानी 240 बटे 11। ठीक है, अब 240 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 29 ही 9/11% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 होगा। अच्छा, भाग देंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, तो 21 सही 9/11% हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40%। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।